ठीक है बच्चों, तो कल की क्लास सभी को पहले गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलें। तो कल की क्लास में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की हमने बात की थी। उसमें हमने बेसिक बेसिक बातें जो थी वो की थी, जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, और जो हमने 11th क्लास के शुरू की चीजें जो हमें पढ़नी है उसके बारे में हमने कल बात की थी कि हाँ, एंगल क्या होता है, एंगल को जो मेजर करने के जो सिस्टम्स हैं, हाँ, जिस चीज में हम एंगल को मेजर करते हैं, बेसिकली वो तीन बातें हमने की थी। तीन सिस्टम था जिसमें एंगल को मेजर कर रहे थे। सेक्साडेसिमल, जिसको हम डिग्री मेजर बोलते हैं। दूसरा आपका सर्कुलर सिस्टम था जिसको हमने रेडियन मेजर बोला था। और तीसरा हमारा जो था सेंटेसिमल सिस्टम, जिसको हम ग्रेड सिस्टम बोलते हैं, ग्रेड मेजर बोलते हैं। जो हम इस्तेमाल करते हैं वो दो ही था हमारा, रेडियन मेजर और डिग्री मेजर। उसके बीच का रिलेशन कैसा था और उसके क्वेश्चन को कैसे हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर रहे थे, हमने कल की क्लास में देखा। तो अब बात करें हैं कि आगे क्या है, आगे की चीजें आप ट्रिग्नोमेट्री में आगे क्या बात कर सकते हैं, एंगल के बाद आगे क्या पढ़ेंगे। तो हम थोड़ा सा चीजें अभी एंगल का ही डिस्कस करेंगे आपसे कि एंगल कैसे है। लेकिन उससे पहले हम आपसे बेसिक अगर बात आपसे करें कि बेसिक बात अगर हम करना चाहें, तो सबसे पहले तो सभी को पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि जो हमारा 2D है, जो कार्टेशियन सिस्टम जिसको आप बोलते हो, वो उसके पास 4 क्वाड्रेंट होता है जो हम पढ़ते हैं बेसिकली। 3D भी पढ़ेंगे, हम 11th क्लास में ही पढ़ेंगे 3D का इंट्रोडक्शन जो है, 3D का जो इंट्रोडक्शन है वो हम कहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे। वहां हम देखेंगे कि जब अगर 3 स्पेस यानी 3 कार्टेशियन सिस्टम यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में बात करेंगे तो कितने क्वाड्रेंट बनते हैं। लेकिन यहाँ अगर एक्स वाई प्लेन की बात करें और ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्या होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं और फिर एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है 4 क्वाड्रेंट, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो मेजरिंग, हम इसका नाम दे देते हैं, इस टॉपिक का नाम जो हम दे देते हैं, हम लिख देते हैं मेजरिंग ऑफ एंगल। ठीक है, मेजरिंग ऑफ एंगल इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, ऐसे बोल सकते हैं, इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। ठीक, इन वेरियस क्वाड्रेंट्स। अब अगर हम एंगल को मेजर करना है वेरियस क्वाड्रेंट्स में, अगर एंगल हमें मेजर करना है वेरियस क्वाड्रेंट्स में, तो उसे हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं वो आप पढ़ के आए हो, तो उसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं आपके लिए। ये मान लीजिए आपका x हो गया, या आपका x डैश हो गया, या आपका मान लीजिए y हो गया, और आपका क्या हो गया y डैश हो गया। ऐसा चीज आप पहली बार नहीं देख रहे हो, आप पहले भी देख चुके हैं, 9th क्लास में देख चुके हैं, 10th क्लास में देख चुके हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं q फर्स्ट, इसको हम बोल देते हैं q सेकंड, ये हमारा q थर्ड हो गया, और ये हमारा क्वाड्रेंट फोर्थ। क्वाड्रेंट फर्स्ट की क्या खासियत है? यहाँ पॉजिटिव x होता है और पॉजिटिव y होता है। दोनों क्या होता है आपका पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ नेगेटिव x होता है और पॉजिटिव y होता है। पॉजिटिव, ये हमारा किसका खासियत है? सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या खासियत है? वो भी हम लिख देते हैं, नेगेटिव x होता है और नेगेटिव y होता है। दोनों क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव x होता है और नेगेटिव y होता है। अब कुछ बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि पॉजिटिव x का मतलब क्या है और पॉजिटिव y का मतलब क्या है। तो बेटा हम ये 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में कि जो ओरिजिन से ऊपर की तरफ यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इन वर्टिकल अबव, ऐसे बोलते हैं कि ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर की तरफ की जो डिस्टेंस मेजर होती है y एक्सिस के अलावा, वो पॉजिटिव y हम बोलते हैं, और जो नीचे होती है उसको हम नेगेटिव y बोलते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन जो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं? पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन हम क्या कंसीडर करते हैं? नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये बातें हम बेसिकली अब जानते हैं। अब हम इसमें एंगल के मेजरमेंट आपको बता रहे हैं, ठीक है। इस एंगल को कैसे मेजर करते हैं उसके बारे में हम बात करें। तो थोड़ा सा सोचे कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव हो तो कुछ किस तरीके से सोचा जा सकता है, ठीक है, किस तरीके से सोचा जा सकता है। और हमने आपको बताया था कि एंगल का मतलब क्या होता है? रोटेशन होता है। एंगल का मतलब क्या होता है? रोटेशन होता है। तो जैसे मान लीजिए, थोड़ा देर एग्जांपल के लिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा एक कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ पे आपने एक लेंथ ले लिया, इस लेंथ को हम r बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? r बोल रहे हैं। ऐसे लेंथ हमने एक r ले लिया।
इस आर लेंथ को जैसे इस पॉइंट का नाम हमने ओपी दिया। अब इसी ओपी को अगर हम रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो जैसे अब इसी फिगर को हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं और इसको हम रोटेट करके यहां कहीं पहुंचा दिए, ये ओ हो गया और एक ई। रोटेशन कैसा हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं ऐसा, और इसको हम थीटा बोल रहे हैं और ये हमारा पॉजिटिव होता है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं कि जब भी रोटेशन आपका क्या हो, सॉरी, जब भी रोटेशन आपका क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज, कैसी हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ऐसे लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन गिव्स पॉजिटिव एंगल, ये हमें क्या देता है, पॉजिटिव एंगल देता है। अगर हम रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी होता है वो कैसे चलता है, इस तरफ चलता है, लेकिन अगर हम मेजरमेंट ऐसे कर रहे हैं उसके अपोजिट में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको हम, उससे हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव एंगल मिलता है। और इसी फिगर को अगर हम नीचे की तरफ एक्सटेंड कर लें, अलग फिगर बना लें, ठीक है, और अब जो है वो यहाँ पे है ओपी और एंगल हम ऐसे मेजर कर रहे हैं, ध्यान से देखें, तो ये जो होगा ना ये माइनस थीटा होगा, यानी हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल, क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल, ठीक है, नेगेटिव एंगल। सभी को समझ में आ गया होगा नेगेटिव एंगल का मतलब क्या है, हाँ, नेगेटिव एंगल, एंगल नहीं दिख रहा, हम ऊपर लिख देते हैं, नेगेटिव एंगल, ठीक है। कैसा है रोटेशन है, एक क्लॉकवाइज रोटेशन है, कैसा रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक, क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो हमें नेगेटिव एंगल देता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो हमें क्या देता है, पॉजिटिव एंगल। यानी हमेशा याद रखें कि अगर हमें एंगल मेजर करना होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम कैसे मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर नहीं करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव। अब सोचिए यहाँ पे कि सर क्या हम जो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज मेजरमेंट हम करते हैं एंगल का, क्या वो गलत होता है, नहीं, वो गलत नहीं, बस वो किसी दूसरे क्वाड्रेंट के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दूसरे क्वाड्रेंट को, जैसा हम फर्क आपको समझाते हैं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि इमेजिन करो एक सिचुएशन हम आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ये सभी लोग नोट कर चुके हैं, हाँ बताएं, इधर का सभी लोग नोट कर चुके हैं, हाँ चलो ठीक है, सभी लोग इधर का नोट कर चुके हैं, तो इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। और सोचो हम एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग हम एंगल बना रहे हैं, आपको फर्क बताएंगे कि दोनों में फर्क क्या है, ठीक। अब एंगल अगर हम बनाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे सोचना, छोटा छोटा हम बना रहे हैं ऐसे, मान लो एंगल यहाँ पे, तो एंगल हम जो है, जैसे एक ओपी रे है आपके पास किसी फिक्स्ड अलोंग, जैसे हम मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग इसको अगर रोटेट कर रहे हैं, तो हमें जो एंगल मिलेगा थीटा, वो कहाँ मिलेगा, पहली बात तो एंगल यहाँ मिलेगा, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, और अप्रॉक्स इसकी वैल्यू हम मान लो 120 डिग्री दिख रहा है, वैसा है, अभी हमें मेजरमेंट नहीं, ऐसा नहीं कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान के अप्रॉक्स चलते हैं कि 120 डिग्री का हमने एंगल माना है, ठीक। हम दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूसरा एग्जांपल हम इसी का बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये रे यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये रे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ध्यान से देखें कि अगर इस एंगल की हम बात करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी भी, तो ये 240 डिग्री को मान लीजिए रिप्रेजेंट कर, कितने को, 240, 180 से ज्यादा 240, 270 से बीच में मान लो कितना है, 240 को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं, थोड़ा और आगे जाके हम मान लेते हैं 300 डिग्री को, कितने को, 300 डिग्री को, ठीक, ऐसे सोचते हैं, और वहीं से हम आपको डिफरेंस बताएंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं एंगल है, ऐसा सोचना थोड़ा सा ध्यान से, तो अगर इस एंगल की हम बात करेंगे ना, ये दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी, तो ये हमारा 300 डिग्री को मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो क्लॉकवाइज ये -80 डिग्री, कितना होगा, -80 डिग्री। ध्यान से समझो, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब हम लेते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें पॉजिटिव एंगल देता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने क्या बोल दिया, 300 डिग्री अप्रॉक्स, जो हम अपने मन से मान रहे हैं, और इधर से कितना एंगल बन रहा होगा, -80 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि सबका सम, अगर ध्यान से देखें, थोड़ा एज्यूम कर रहा है, मैं अपनी मर्जी से हम अपने बना रहे हैं थोड़ा, और इसको कैलकुलेशन क्लियर कर देते, इसको अलग से बना लेते हैं हम, जैसे इसको अलग से बना लेते हैं, ये हमारा 300 डिग्री है। अब मान लो कि कुछ एंगल हम ऐसा बना देते, ऐसा एक एंगल बना यहाँ, तब ये जो एंगल है ना, मान लो ये जो हमने क्लॉकवाइज दिया, ये -60 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, 60 डिग्री को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये कैसे मूव कर रहा है, जो हम एंगल मेजर कर रहा है कैसे मेजर कर रहा है, क्लॉकवाइज मेजर कर रहा है,
कैसे मेजर कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। जबकि हमें एंगल कैसा मेजर करना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो सर ये वाला एंगल कितना रहा होगा? सोचो, खुद सोचो ये वाला एंगल कितना रहा होगा अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में अगर मेजर करते हैं तो कितना रहा होगा? हाँ बिल्कुल 300 डिग्री रहा होगा। इसमें 60 ऐड कर देंगे तो 360 मिलेगा हमें पूरा का पूरा। फर्क क्या है वही हम आपको बता रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मेजर कर लेते तो ये मान लो 300 डिग्री है, इसी का हिस्सा यहाँ पे हम अगर ड्रॉ कर लेते, इसी को हिस्सा मान लीजिए यहाँ पे, तो 60 डिग्री है, दोनों मिलकर कितना होने वाला है? 360 होने वाला है। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कैसे 360 होने वाला? सोचो कि ये पूरा एंगल अगर यहाँ पे जाता, पूरा एंगल यहाँ पे जाता तो 360 होता, उसमें से 60 को हटा देंगे तभी तो ये 300 को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं समझ आ रही बात? हाँ समझ आ रही है। देखो ना, सोचो थोड़ा सा कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा रोटेट कर देते हैं, हम पूरा रोटेट कर देते तो ये कितना हो जाएगा? 360 एंगल अराउंड द पॉइंट 360 पहले से जानते हैं। लेकिन उससे हमें नीचे आना है क्योंकि इतना पोर्शन हमें हटाना है। अब इतना पोर्शन को हमने क्या माना है? 60 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री को हम हटा दिए वापस क्लॉकवाइज आके तो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 300। हम बस यही बात बोलना चाह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल हम मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज एंगल जो मेजर करेंगे वो नेगेटिव। थोड़ा सा और अगर हम देखना चाहेंगे सर थोड़ा सा और डिटेल बताइए कि आप कैसे सोच सकते हैं, तो थोड़ा सा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका कि मान लो यहां पे कोई रे है, ठीक है। अब ध्यान से देखना हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल अगर इसको मेजर करें, ध्यान से देखें अगर, तो यहां से लेके यहां तक क्या बन गया? 360। क्या बन गया? 360। और मान लो ये वाला एंगल 30 है तो ये जो एंगल है ना ये 390 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि केवल ये वाला एंगल कितने डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है? 30 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान से देखिए दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये बात प्रूफ भी हो गई, कि पूरा का पूरा फुल रोटेट लिया तो 360 डिग्री और उसमें फिर अभी भी एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो +30 कर दिया, कितना हो गया? 390 डिग्री हो गया। यानी एंगल का मेजर जो होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज में नेगेटिव होता है। कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं, बड़ा आसान सा चीज है, ठीक है। तो इसके बारे में अब और ज्यादा हम डिस्कशन करना उचित नहीं समझते, काफी बेसिक चीज है, लेकिन चूंकि आप 11th में हो तो एंगल का कांसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि हाँ इसके बारे में ऐसे बात किया जा सकता है। अब जैसे हमने कल भी क्वेश्चन किए थे कुछ, हाँ कल भी क्वेश्चंस किए थे कुछ, जिसमें हमने रेडियन को किस में कन्वर्ट किया था? डिग्री में, और डिग्री को किस में कन्वर्ट किया था? रेडियन में, ठीक है। उस पर आप और क्वेश्चंस कर सकते हैं, डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हैं, हाँ उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस कर लेंगे, आपसे इंडिविजुअली भी डिस्कस कर सकते हैं या फिर क्लास के दौरान भी डिस्कस। तो अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अब इसका अगला जो पोर्शन है उसको शुरू करते हैं, अगले पोर्शंस में क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। तो जैसे अगले पोर्शंस की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल। तो पहले हम उसकी थ्योरेटिकल बातें कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। हम निकालें, चलो नोट कर लो फटाफट 2 मिनट में। हो गया, चलो आगे चलो। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो हम डालेंगे वो डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ी सी लाइट आ रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे एंगल लिखा हुआ है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल की बात। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट,
उस सारे को वो जो एंगल जो बनता है उसको मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू जो है एक्यूट एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो इस पूरे को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए यूनिट सर्कल। किसके हेल्प से? यूनिट सर्कल के हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यूनिट सर्कल के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं और यही से हमें डिसाइड भी कर लेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन यानी साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा फंक्शन नेगेटिव। हम इसके हेल्प से डिस्कस कर लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए मान लेंगे हम यहाँ पे अपनी मर्जी से यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट मान के चलते। तो एक यूनिट सर्कल अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा हमने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक, यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे। यहाँ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे हमने वाई एक्सिस ले लिया सेंटर ऑफ सर्कल से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक, तो इसको हम एक्स नाम दे देते हैं, इधर हम एक्स डैश लिख देते हैं, ये हमारा वाई है और नीचे हम वाई डैश। इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं ओ। हम मान लेते हैं कि OX को इनिशियल लाइन लेते हुए फिक्स्ड लाइन लेते हुए OX को एक OP वेक्टर यानी OP जो रेडियस है जिसकी यूनिट हम 1 यूनिट लेके चलेंगे उसको हम रोटेट कर रहे हैं सर्टेन एंगल थीटा। कितना? थीटा। यानी हम इसको एक P पॉइंट यहां ले रहे हैं जिसकी कोऑर्डिनेट हम थोड़ी देर के लिए x, y ले रहे हैं और ये जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज अभी बार-बार रिपीट कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? मान लीजिए थीटा। ये पॉजिटिव थीटा होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव थीटा। क्यों? क्योंकि एंगल हम कैसे मेजर किए हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो एक यूनिट सर्कल है, तो यहां लिख सकते हैं ड्रॉ ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल, हमने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है? 1 यूनिट है। ऑफ रेडियस 1 यूनिट फुल स्टॉप। इसमें हमने P पॉइंट लिया यानी OP वेक्टर लिया। ठीक है, इसमें इसके लिए हमने क्या किया? टेकिंग OX को हमने क्या लिया? टेकिंग OX एज इनिशियल लाइन ड्रॉ OP वेक्टर with angle theta where P lies on the circle. P lies on the circle where P lies in the circle with coordinates P x, हमने एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 1 है। हमने वहां पे एक OX को क्या रखते हुए, OX को इनिशियल लाइन रखते हुए OP वेक्टर कंसीडर किया। OP वेक्टर आप फिजिक्स में वेक्टर में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर से हम 12th में भी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके पास डिस्टेंस एज वेल एज क्या होता है? डायरेक्शन, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये सारी चीजें हम अगर देखें ध्यान से तो जो पिछले सेक्शन में हमने पढ़ाई की है, जो पहली इंट्रोडक्शन में हमने चीज की, उसके लिए हम कुछ इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ एक हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्या नाम डाल देते हैं? परपेंडिकुलर, जिसका कुछ भी नाम दे दें। लेकिन ये वाली इस वाले कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो सभी को पता है कि x, 0 होगा। x, 0 होगा। किसी को एतराज नहीं होना चाहिए बेटा, 9th 10th क्लास पढ़ के सभी आए हैं। ठीक है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करती है तो उसकी y कोऑर्डिनेट क्या होती है? 0 होती है। इसकी y कोऑर्डिनेट क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या होता है? x, 0। तो ये वाला जो पॉइंट रहा होगा यहाँ पे अगर ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो ये 0, क्या रहा होगा? 1 क्या रहा होगा? 0, y होगा। y एक्सिस पे जो पॉइंट लाई करती है उसकी x एक्सिस की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ये बात हम जानते हैं। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अब आगे की तरफ हम चले, इसके थोड़े बारे में सोचें कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ा इंट्रोडक्शन में उसके हिसाब से हमारे पास एक ट्रायंगल OP और इसका नाम अगर हम M दे देते हैं, OPM, अगर हम ध्यान से देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल कितना है? थीटा है। एंगल कितना है? थीटा। ठीक, अगर एंगल थीटा है तो सोचना थोड़ी देर के लिए सोचना, हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो हमने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा है उसका एग्जांपल हेल्प ले लेते हैं और पहला जो हम बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं हम साइन थीटा। किसकी बात कर लेते हैं? साइन थीटा। अगर आप साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या लिखा? राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर देखें यहाँ पे तो ये MP है। कितनी है? MP परपेंडिकुलर। और ये डिस्टेंस कितनी है? 0, y। यहाँ 0, y है, यानी ये वाली डिस्टेंस हम ध्यान से देखें तो y है और ये वाली डिस्टेंस अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है? x है। इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। 0, y, ये डिस्टेंस y और a, x। हाँ, तो ध्यान से देखें तो यहाँ साइन थीटा जो है वो और कुछ नहीं, अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का केस लगाएं तो y अपॉन, और हमने यूनिट सर्कल ले रखा है तो इसको हम 1 लिख दे। क्या लिख दें? 1। तो इसको हम y अपॉन 1 लिख दें। यूनिट सर्कल, अरे
हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज रेडियस वेक्टर लिखा है, इसको हमने r लिया है और r की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 1। बेसिकली इसको और अच्छे तरीके से लिखें, ये बेसिकली ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं दी y कोऑर्डिनेट ऑफ p। ये क्या है y कोऑर्डिनेट ऑफ p sin थीटा, यूनिट सर्कल के लिए। किसके लिए? यूनिट सर्कल के लिए। तो क्या सर इसमें और कुछ सोचा जा सकता है क्या? इसमें चेंजेस आ सकते हैं क्या? अलग अलग चीजों के लिए अगर ध्यान से देखें तो चेंजेस आ सकते हैं क्या? तो हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ी देर के लिए यूनिट सर्कल ही रहने देते हैं, फिर आगे हम जब जैसे जैसे जाएंगे हम आपको बताएंगे कैसे। साइन थीटा के बाद अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस ध्यान से देखें तो इस थीटा के लिए बेस OM है, जिसको हमने क्या ले रखा है x अपॉन 1, यानी ये है दी x कोऑर्डिनेट, दी x कोऑर्डिनेट ऑफ p। p का क्या है x कोऑर्डिनेट, ठीक है, यानी cos थीटा में क्या लिख रहा है x कोऑर्डिनेट ऑफ p। नीचे रेडियस वेक्टर है और रेडियस वेक्टर हमेशा पॉजिटिव होगा, रेडियस हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव, तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसका हम आगे मीनिंग बताएंगे कि इससे क्या फायदा होगा और इससे क्या हम निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन है वो भी हम लिख लेते हैं ध्यान से, वो हमारे पास tan थीटा है, और tan थीटा का फॉर्मूला हमने क्या देखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या देखा था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर ध्यान से देखें तो परपेंडिकुलर अभी भी हमारे पास क्या है y, और बेस हमारे पास क्या है x, ये हमारा y अपॉन x हो गया। लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए कि x नॉट इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है, x नॉट इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। क्यों होना कंपलसरी है? या पहला दूसरा चैप्टर पढ़ के आए रिलेशन फंक्शन, और हम जानते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर, क्योंकि ये फंक्शन है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो फंक्शन में भी आप पढ़ोगे थोड़े से, तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर, तो किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड है, यानी वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं। अब अगर फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो हम किसकी बात करें, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन जरूरी है कि x कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x 0 के बराबर हो जाएगा तो एंगल बनेगा, क्या बनेगा? कुछ बनेगा। हाँ, ये तो सिमट के वहीं आ गए, कुछ है ही नहीं हमारे पास इनिशियल लाइन, एंगल कहाँ बना रहे हैं? हाँ, ये तो फिर इमेजिनरी बात हो गई, हमें समझ नहीं आई। ये हमने बात की साइन कॉस टैन की। हाँ, इसका उल्टा भी सोचे। हाँ, इसका उल्टा हम यही लिख देते हैं, साइन का उल्टा हम क्या लिखते हैं? इधर दिख रहा है क्या आपको? और इधर भी दिख रहा है आपको, तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉसेक थीटा। क्या लिख देते हैं? कॉसेक थीटा। और इसका उल्टा 1/y। हाँ, इसका उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कितना? 1/x। और फिर यहाँ हम लिख देते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x/। तो कुछ इस तरीके से हमने डिराइव किया यूनिट सर्कल। किसके लिए? यूनिट सर्कल। अब इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा। हम जो कंक्लूड कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि साइन फंक्शन की बात करें, साइन थीटा फंक्शन की बात करें, तो साइन थीटा फंक्शन जो है, देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड होगा? वो हमेशा y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, टेकन पॉइंट, जो भी आप पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पीयूसी पॉइंट अंडर कंसीडरेशन जो भी आप ले रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। यानी साइन थीटा जो है वो हमेशा y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, cos थीटा जो है वो हमेशा x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगा, और tan थीटा जो है वो sin और cos पे डिपेंड करेगा। ये बात आप 10th क्लास से पढ़ के आए हैं, अगर नहीं पढ़ के आए तो हम आपको लिख देते हैं यहाँ पे कि tan थीटा जो होता है ना वो हमारा sin थीटा अपॉन क्या होता है? cos थीटा होता है। ये आप पहले से पढ़ के आए, ठीक है। तो tan थीटा किस पे डिपेंड करेगा? sin थीटा और cos थीटा पे डिपेंड करेगा। ये बात फॉर्मूले से भी प्रूफ हो रहा है। हाँ, अब सोचे इसमें है कि अगर इस पॉइंट के लोकेशन को अगर हम चेंज कर दें, दूसरे क्वाड्रेंट में कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर ये पॉइंट किसी और क्वाड्रेंट में लेके आ जाए, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आ जाए, ये पॉइंट अगर यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में लेके आ जाते हैं, ध्यान से देखो, तो x की जगह -x हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। y अभी भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसीलिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन जो होता है पॉजिटिव, और बाकी सारे फंक्शन क्या होता है? नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। क्यों पॉजिटिव होते हैं? अब उसकी बात हम करेंगे। अभी ये सारी चीजें जो हम स्टेप वाइज आपको लिखवा देते हैं, हर क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड क्वाड्रेंट में भी, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हम प्रॉपर आपको लिखवा देते हैं कि हाँ कहाँ पे कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल चलेगा, ठीक है। एक बात यहाँ को आप नोट करेंगे कि जो रेडियस है r जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। r हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये लिख लेंगे कहीं भी ये बात कि यहाँ r जो होगा, r इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। r हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि एक डिस्टेंस है, क्या है? एक लेंथ है, बिकॉज इट इज ए लेंथ। ऐसे लिखेंगे बिकॉज इट इज ए
लेंथ, ये लेंथ है तो ये हमेशा क्या होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो हम यहाँ से देखें कि जो साइन थीटा है वो y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, जो कॉस थीटा है वो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, और जो tan थीटा है वो x और y यानी वो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब ये कैसे, किस क्वाड्रेंट में इसका नेचर होगा, कहाँ ये पॉजिटिव होगा और कहाँ ये नेगेटिव होगा, इसकी बात हम करेंगे। तो फटाफट एक कॉपी करें, फिर हम आगे चलते हैं अगले साइन चेक करने के लिए। कॉपी करें फटाफट। हो गया, चलिए। अब हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। किसकी? साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यही हम चेंज कर रहे हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब इसकी हम बात करें, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साइन क्या है, हमने पहले ही आपको बोल रखा है कि जो आप रेडियस लेंगे वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। हाँ, तो कुछ बातें हम जो यहाँ लिख देते हैं फिर से, अगर ये आर ही होता, 1 ना होता, तो यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं कि साइन थीटा जो होता हमारा y अपॉन आर होता, कॉस थीटा जो होता हमारा x अपॉन आर होता, और जो tan थीटा होता वो हमारा p अपॉन b, y अपॉन क्या होता है, x होता है। इतनी बातें हम पहले से जान चुके हैं। ठीक है, इतनी बातें हम पहले से जान चुके हैं। साइन थीटा कितना, y अपॉन आर, cos थीटा x अपॉन आर, और tan थीटा हमारे पास कितना है, y अपॉन x। इतनी बातें हम जान चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस में बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिख रहा है सभी को, यहाँ तक तो दिख रहा है? हाँ ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो हम आपको फिगर दिखा देते हैं इसका। हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं, ए वाला एंगल थीटा है और एक पी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा क्या है, वाई है। अगर आप फिगर बनाना चाहे तो ए वाला वाई है और ए वाला आपके पास क्या है, एक्स है। ठीक है, अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले फंक्शन दिखाते हैं आपको कि इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है इस क्वाड्रेंट में, x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव तो ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि साइन थीटा जो होगा, जिसको हमने y अपॉन r लिखा है, ये भी 0 से बड़ा होगा। रीजन सभी को पता है, रीजन सभी को पता है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है इसमें पॉजिटिव है और r को तो हमने डिफॉल्ट पॉजिटिव रखा है क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। रेडियस नेगेटिव मतलब इमेजिनरी सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबरों में सारी चीजें हैं दुनिया में। ठीक है, गोल गोल घूम रहे हैं हमारे ये टिकट, बच नहीं सकते। लेकिन इस जगह हम देखें अगर, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और r तो डिफॉल्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो साइन थीटा यानी साइन थीटा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अगर साइन थीटा पॉजिटिव होगा तो लगे आप यहाँ भी लिख देते हैं इसी के साथ, कॉसेक थीटा जो हमारा r अपॉन y है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो साइन और कॉसेक दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, हम एक ही साथ लिखते चलना है, साइन और कॉसेक, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल फंक्शन। ये बात सभी लोगों को पता है ना, नहीं पता है क्या? हाँ, लिख ही देना भैया। कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। सेक थीटा जो होता है आपके पास 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉसेक थीटा कॉट थीटा जो होता है आपके पास 1 अपॉन टैन थीटा होता है। टैन थीटा जो होता है वो आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जो होता है आपके पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये चीजें हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, इसीलिए हमने इसको रिकॉल नहीं कराया था, लेकिन आज रिकॉल करा दे रहे हैं फिर से। ठीक है, ठीक है, चलो ये बात तो हो गई। पहली बात हमने कर ली कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। अब हम बात करें दूसरी की बात करें अगर, ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉस थीटा की। इसकी कॉस थीटा,
cos थीटा का फॉर्मूला मैंने अभी वहां लिखा है आपके पास x अपॉन r, और हम जानते हैं कि x 0 से बड़ा है और r तो पॉजिटिव है, तो cos थीटा के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और sec थीटा जिसको हमने r अपॉन x लिखा है ये भी 0 से बड़ा होगा, यानी इस क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल, cos और उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरे फंक्शन की जो हमारे पास है tan थीटा, और इसका फॉर्मूला हमने लिखा है y अपॉन x। क्या लिखा है, y अपॉन x। ध्यान से देखें तो y भी 0 से बड़ा है और x भी 0 से बड़ा है, तो ये भी फंक्शन 0 से बड़ा होगा, और इसका अपोजिट cot थीटा जो हम लिख रहे हैं x अपॉन y ये भी 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ से हमने जो कंक्लूड किया, यहाँ से जो हमने कंक्लूड किया वो ये कंक्लूड किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। रिजल्ट कहां से आया वो हमने आपको प्रूफ करके दिखाया कि कुछ इस तरीके से सोचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। किसकी बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की। तो हम इसको अब मिटा लेते हैं, उम्मीद करते हैं सभी लोग नोट कर चुके होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूं, किस क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम यहां लिख देते हैं इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या क्या है, हम इसका फिगर बना देते हैं आपके लिए। यहां कहीं पी पॉइंट और ए वाला एंगल कहीं थीटा है। थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर होगा, इस बात को हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जो एंगल छोटा दिखता है ना उसी को थीटा बोल देता है, ना इस वाले एंगल को थीटा आप नहीं बोल सकते, यहाँ से आप मेजर ही नहीं कर सकते। पहली बात, आपको जो रेफरेंस लाइन है वो हमेशा आप OX लेके रह रहे हो, वहीं से एंगल मेजर करना। ठीक है, तो ये आपका एंगल मान लो थीटा। अब एंगल आपका थीटा है, तो यहाँ जो आपके पास है वो हम आपको लिख दे रहे हैं। यहाँ जो है वो x 0 से छोटा है और y जो है 0 से बड़ा है, इसको याद रखना। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा होता है, नेगेटिव। हाँ, p की अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो p की कोऑर्डिनेट जो होगा वो -x, क्या होगा, y। यानी ऐसे अगर डिस्टेंस लिखें तो -x, 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो है वो 0, y को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये जो डिस्टेंस है y है और ये जो डिस्टेंस है वो -x। सभी को क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, -x। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, पॉजिटिव y, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव y। अब फिर से हम यहाँ पे फंक्शन बात कर रहे हैं किसकी, साइन की। किसकी, साइन की। अब ध्यान से देखें तो यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा था y अपॉन r, और ये अभी भी 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा। क्यों, क्योंकि y कैसा है, पॉजिटिव। y कैसा है, पॉजिटिव है, और r हमारा डिफॉल्ट अभी हमने बोला कैसा है, पॉजिटिव ही है। तो फिर से साइन थीटा यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और इसका उल्टा कॉसेक थीटा भी r अपॉन y होने के चलते पॉजिटिव हो गया, पहली बात। अब हम बात करते हैं दूसरी, किसकी, कॉस की। अब अगर कॉस थीटा की बात करें, किसकी बात करें, कॉस थीटा की बात करें, तो कॉस थीटा जो है हमारे पास, कॉस थीटा जो है हमारे पास वो हमारा फॉर्मूला है x अपॉन r, और x कैसा है बच्चों, x है हमारा 0 से छोटा, यानी x हमारा कैसा है, नेगेटिव। अगर x हमारा नेगेटिव है, x हमारा नेगेटिव है तो आप समझ चुके होंगे कि x अगर नेगेटिव है हमारे पास तो r तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमारा क्या होने वाला है, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हमारा हमेशा क्या होने वाला है, नेगेटिव। यानी cos थीटा हमारे पास क्या है, 0 से छोटा है। cos थीटा हमारे पास क्या है, 0 से छोटा है, यानी cos थीटा कैसा है हमारे पास, नेगेटिव। और इसका उल्टा sec थीटा जिसको आप r अपॉन x लिखते हो, ये भी 0 से छोटा है। यानी हमने देखा सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। cos फंक्शन इज नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम तीसरे फंक्शन की बात करते हैं जो हमारे पास tan थीटा है, और tan थीटा का जो फॉर्मूला हमने लिखा है वो लिखा है y अपॉन x, और y कैसा है, पॉजिटिव, और x कैसा है, नेगेटिव। y पॉजिटिव, x नेगेटिव, ओवरऑल फंक्शन नेगेटिव, यानी इसका उल्टा cot थीटा भी जो हम इसको इक्वल टू लिख दें, अगर ये x अपॉन y हो जाए तब भी ये क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा। तो यहाँ से एक बात प्रूफ होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन पॉजिटिव होगा, और उसकी जो फैमिली है साइन फैमिली, यानी cosec थीटा पॉजिटिव होगा,
बाकी सारे फंक्शन यानी कॉस, सेक, कॉट और टैन सारे क्या होंगे, ठीक है। ये बात हुई हमारे किसकी, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से देखेंगे। इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास x 0 से छोटा है और y भी 0 से छोटा है। सब नहीं समझ आया, क्यों नहीं समझ आया, क्योंकि हमारे पास फिगर नहीं है। तो फिगर नहीं है तो ले बेटा फिगर बना देते हैं हम, इसको इधर की तरफ ले लिए। ए हमारा एंगल, ए जो हमारा एंगल बना वो क्या बना, थीटा बना। ए एंगल जो बना क्या बना हमारा, थीटा। अब अगर ये थीटा है तो इस पॉइंट को ध्यान से देखा तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये -y है और ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, -x है। इसमें तो किसी को ऐतराज नहीं है। अगर ऐतराज नहीं है तो x 0 से छोटा है, देखो बच्चों, तो y भी 0 से छोटा है, दिख रहा है, बिल्कुल खुली आंखों से दिख रहा है। अब फिर से हम बात करेंगे साइन थीटा की, और साइन थीटा की बात करें, अब थोड़ा हम जल्दी चल लेते हैं क्योंकि अब तो माहौल बन गया, तो फ्लो आ गया। साइन थीटा की अगर बात कर ले तो साइन थीटा हमने फॉर्मूला लिखा है y/r। y 0 से छोटा, r पॉजिटिव, ये 0 से छोटा, cosec थीटा जिसको हमने r/y लिखा है ये भी 0 से छोटा। यानी पहली बार कि साइन फंक्शन जो है और साइन फैमिली जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होने वाली है, नेगेटिव। अब अगर हम cos थीटा की बात करें तो ये हमारे पास फंक्शन है x/r, ये भी 0 से छोटा होने वाला है। सेक थीटा की अगर बात तो ये भी हमारे पास r/x और ये भी 0 से छोटा होने वाला है। यानी cos थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा हो गया, नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, tan की। इधर जगह नहीं है तो इधर हम लिख देते हैं tan थीटा। tan थीटा हमारे पास फॉर्मूला क्या था बेटा, y/x। क्या था, y/x। y/x कैसा होगा, 0 से छोटा या बड़ा, ओह सॉरी, ये देखो ध्यान से, इसको समझो। अब यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखो, y भी क्या है, नेगेटिव, और x भी क्या है, नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो चुका, कैंसिल हो चुका, और नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होने के चलते ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो चुका, पॉजिटिव। यानी थर्ड क्वाड्रेंट फॉर्म में tan जो होगा पॉजिटिव, और इसका उल्टा cot थीटा जिसको आपने x/y लिखा है ये भी क्या होगा। यानी यहां से हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, कोसेक, कॉस और सेक चारों फंक्शन नेगेटिव है, और tan और cot कैसा है, tan और cot कैसा है, पॉजिटिव। कुछ इस तरीके की बात है, हाँ कुछ इस तरीके की बात। अब एक क्वाड्रेंट और बच गया, उसको भी देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें। अब फोर्थ क्वाड्रेंट भी हम आपको दिखा देते हैं। हाँ, ये यहां कहीं और एंगल ये वाला थीटा है। ये पॉइंट की बात करें तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस -y है। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी को दिख रहा है, हाँ ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x जो है वो 0 से बड़ा है और y जो है वो 0 से छोटा है। यही फोर्थ क्वाड्रेंट की कैरेक्टरिस्टिक है जो सबसे पहले ही हमने बता दिया, सबसे पहले ही बता। फटाफट देख लेते हैं। साइन थीटा की बात करें, साइन थीटा हमारे पास y/r है। y 0 से छोटा है ना बेटा, y 0 से छोटा है, r पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और यहाँ पे अगर cosec थीटा की बात करें तो r/y ये भी 0 से छोटा हो गया। यानी साइन और cosec फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, नेगेटिव। साइन और cosec फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, सॉरी, साइन और cosec फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होंगे, नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं cos की। cos थीटा की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला हमने लिखा था x/r। क्या लिखा था, x/r। x कैसा है बेटा, पॉजिटिव। x कैसा है हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। r कैसा है हमेशा, पॉजिटिव। यानी cos थीटा हमारे पास पॉजिटिव होने वाली है। और इसका उल्टा sec थीटा जिसको हमने r/x बोला था ये भी दोनों पॉजिटिव है। तो cos थीटा और sec थीटा हमारे पास क्या आने वाला है, पॉजिटिव। एक फंक्शन और बचा, कौन सा। अब अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, tan थीटा, ध्यान से देखें तो tan थीटा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है y/x। y/x, y कैसा, नेगेटिव, x कैसा, पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव। यानी tan थीटा भी 0 से छोटा, तो ऑब्वियस सी बात है cot थीटा जिसकी वैल्यू x/y होने वाली है ये भी क्या होने वाला है, 0 से छोटा। यानी यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे यानी sin, cosec, tan और cot क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी हमने चारों क्वाड्रेंट में किस फंक्शन का कैसा साइन होगा, कैसी बिहेवियर होगी वो हमने देख लिया।
कि कब ये पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। थोड़ा सा जब इसका ग्राफ पढ़ेंगे ना तो सारी चीजें दिखने लगेंगी, विजुअलाइज होने लगेंगी सारी चीजें। लेकिन ये तो अभी बात हुई केवल कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6, उसका साइन क्या है, उसका साइन क्या है। अब इस चीज को देखेंगे जब हम इसका ग्राफ, जब अगली क्लास में, जब अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर में हम जब देखेंगे कि हाँ इसका ग्राफ जैसे बनेगा तो आप देखेंगे कि हाँ सही में इसकी जो वैल्यू है ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जैसा ही साइन हम पढ़ रखे हैं वैसा ही हो रहा है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, वैल्यू जो है वेरी हो रही है। ठीक है, तो उस बारे में अपन ग्राफ में विजुअलाइज कर लेंगे, लेकिन ये चीज प्रूफ करके दिखाया हमने कि ये कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव। ठीक, तो ध्यान से देखें, इधर हो चुका होगा, आई होप सो कि इधर आप नोट कर चुके होंगे, तो इधर हम मिटा रहे हैं और इसी बात को हम कंक्लूड कर ले रहे हैं, सारी बातों को कि जो हमने बात यहाँ करी इस बातों को हम कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, इस बात को कंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ से आप अभी भी नोट कर सकते हैं, एक थर्ड क्वाड्रेंट की बात थी, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट अभी लिखा हुआ। ठीक है, अब अगर हम जो बात किए उसको अगर हम एक फ्रेम में लेके आना चाहें, एक फ्रेम में अगर हम लेके आना चाहें कुछ ऐसा, ठीक है, जहां पे हमारा ए एक्स डैश मान लीजिए, हमारा एक्स मान लीजिए, हमारा वाई था और हमारा क्या है वाई डैश। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो देखा वो देखा कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। यहाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सभी को पता है कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि सारे फंक्शन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो हमने देखा यहाँ की साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। कैसा था, पॉजिटिव। एंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव, तो ये बात हमने सेकंड क्वाड्रेंट में देखी। याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यही हम बता देते हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट। एस फॉर साइन, एस फॉर सेकंड, देखो एस फॉर साइन और एस फॉर सेकंड। ये बस छोटा सा तरीका है अगर आप याद रखना चाहें कि एस से सेकंड क्वाड्रेंट भी होता है और एस से साइन भी होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फैमिली ही पॉजिटिव होती है, बाकी कॉस और टैन क्या होता है, कॉस और टैन फैमिली क्या होते हैं, नेगेटिव। सर थर्ड में भी कोई ऐसा ट्रिक है क्या, हाँ देखो दिखा रहे हैं आपको, ये थर्ड है और यहाँ टैन, देखो टी फॉर थर्ड, टी फॉर टैन। तो टैन फैमिली यहाँ पॉजिटिव होती है, टैन फैमिली पॉजिटिव। एंड ऑल अदर आर नेगेटिव, ऑल अदर आर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, टी फॉर टैन और टी फॉर थर्ड। टैन फैमिली पॉजिटिव हुआ, टैन फैमिली का मतलब टैन और कॉट, टैन और कॉट। टैन और कॉट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो बच गया, हाँ साइन हो गया पॉजिटिव, टैन हो गया पॉजिटिव, तो जो बच गया वो हमारे पास है कॉस थीटा और सेक थीटा आर पॉजिटिव। एंड ऑल अदर आर, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन सॉरी कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, रेडियस को हमने पॉजिटिव कंसीडर कर रखा है। तो उससे जुड़ी एक्स पे डिपेंडेंट, वाई पे डिपेंडेंट और एक्स वाई दोनों पे डिपेंडेंट सारे फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि एक्स नेगेटिव हो जा रहा है इसलिए कॉस नेगेटिव हो जा रहा है, इसलिए टैन नेगेटिव हो जा रहा है और साइन क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, तो दोनों पे कौन डिपेंड करता है, टैन, इसलिए टैन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो जा रहा है, बाकी सारे क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा फोर्थ है, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हम देख रहे हैं कि एक्स हमारा पॉजिटिव हो जा रहा है, वाई हमारा क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। इसीलिए इसी के चलते फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स पे डिपेंडेंट फंक्शन है यानी cos थीटा और sec थीटा वो हमारा पॉजिटिव हो जा रहा है, बाकी सारे फंक्शंस क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने डिफरेंट पोजीशन ऑफ एंगल्स देखे, एंगल्स को कैसे मेजर करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कब नेगेटिव होगा वो देखा। हाँ, सारे फंक्शंस को के साइन को कैसे हम कंक्लूड करते हैं और अब कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है बस वो चीजें, तो हम आपको समझाने के लिए, क्योंकि मन में बातें आते रहती है कि कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव, इसीलिए बता दूं। तो आपको तो याद रखना है कि पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फैमिली पॉजिटिव होता है,
थर्ड क्वाड्रेंट में tan फैमिली पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos फैमिली पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट। तो कैसे होता है वो चीजें हमने आपको बता दी, एक्सप्लेन कर दी, आपको बस याद रखना, इसके एप्लीकेशन हम करेंगे। तो इतनी बातें जो है बेसिक इंट्रोडक्शन के, हम मानते हैं कि इंट्रोडक्शन का ही हिस्सा है, इसको आप याद रखें। अगली क्लास जब हम शुरू करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे अब कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक के जो साइन है, साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक से वो कैसे चेंज होते हैं। ये जो आपने पढ़ा साइन का, ये अब अलग अलग वैल्यूज के, यानी ये 0 के रिस्पेक्ट में, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में, या π/2 के रिस्पेक्ट में, या 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में, कैसे इनमें चेंजेस आएंगे, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अपने चेंज होंगे। जैसे 10th क्लास में आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा था कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, बस वहां याद कर लिया था क्यों होता है, होता क्यों है। इस चीज को हम 11th क्लास में देखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा क्यों होता है, आखिर रीजन क्या है कि वो साइन से अचानक से कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को यहाँ प्रूव करेंगे, उसके बाद उस चीज को हम कंक्लूड कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे ताकि आसानी से वो चीजें याद रहे, और जिंदगी में इसके बाद कभी भी कोई कन्वर्जन आप भूलेंगे। अगला लेक्चर बस अटेंड करें, जिंदगी में कभी भी कन्वर्जन नहीं भूलेंगे। आपको कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, कोई आपसे बोल दे कि साइन 15 π/2 को अगर कन्वर्ट करें तो किस में कन्वर्ट होगा, आप फटाफट कन्वर्ट कर लेंगे, आप फटाफट कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आ रही बात? तो आसान है, बस उस चीज को देखेंगे, फॉलो करेंगे, फिर आपका काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने साइन को डिस्कस किया, एंगल को डिस्कस किया, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। फिर अगली क्लास में जब मिलेंगे तो थोड़ा ये बेसिक पढ़ के आएंगे ताकि अगली क्लास में आपको मजा आए। ठीक है, ये बड़ा लेंदी चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, और ज्यादा चीजें इसमें आपको याद ही रखनी है, तो थोड़ा सा जब पढ़ के आप आओगे ना तो अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। समझ में? चलो, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो, थैंक यू।